बहुत इंतज़ार किया वकील साहब आपने, तो आप ही पर पहले आते हैं। ये आपके जो मित्र हैं प्रभात जी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने, वकीलों ने, जो कि बुद्धिजीवी समाज का हिस्सा हैं और इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक समृद्ध परंपरा रही है उसमें उन्होंने आगे बढ़ के लीड किया है, तो आप लोगों ने लीड करना बंद कर दिया। तो पहले जहाँ इतने वकील बैठते थे वहाँ पे अब इतने क्राइम के आरोपी बैठते हैं। क्या ये स्थिति क्यों आ गई? एक्चुअली आपने देखा होगा और अंदाज होगा आपको जब पीछे की तरफ देखेंगे कि आज से 25-30 वर्ष पहले क्रिमिनल पॉलिटिकल क्षेत्र के लोगों से बड़ा अलग रहता था जी। और वो जो क्रिमिनल होते थे वो पॉलिटिकल लोगों पे सिर्फ इतनी सिफारिश कराने के लिए आते थे कि साहब हमको ज़रा पुलिस से बचा लीजिए, हमको एनकाउंटर हो जाएगा उससे बचा लीजिए, हमको पुलिस के टॉर्चरिंग से बचा लीजिए। और वो थाने के 2-2 किलोमीटर तक दूर तक रहता था। और पॉलिटिकल लोग जो होते थे उस वक्त के, 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो सिर्फ इतना करते थे कि क्रिमिनल को क्रिमिनल के तरीके से ट्रीट करें, कानूनी रूप से उसको जो भी सज़ा है दें, लेकिन उसके साथ कोई जाति ऐसी ना हो कि जो कानून के विरुद्ध हो, संवैधानिक दायरे के विरुद्ध हो। अब क्रिमिनल्स का, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने पीएचडी भी किया उस पर। मेरे से वाइवा में एक सवाल पूछा था लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर पड़थवाल ने जी। और मुझसे यही सवाल पूछा था कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हाँ कैसे हुआ। जी। तो मेरा जवाब था कि सबसे पहले पॉलिटिकल सर्किल में जी। क्रिमिनल्स को पनाह देना और क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाने का काम हमारे सम्मानीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया। जी। कमलेश पाठक नाम का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, औरैया? जिस कमलेश पाठक औरैया? भैया, आप औरैया वाले कमलेश पाठक की बात कर रहे हैं? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इटावा वाला। और जब वो हेलीकॉप्टर से मुलायम सिंह जी के साथ उतरा SLR लिए हुए, नॉन लाइसेंसी, तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आप जैसे बहादुर पत्रकार ने मुलायम सिंह से सवाल किया कि साहब ये कमलेश पाठक आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल्स को देश की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा हूँ। और जब क्रिमिनल पॉलिटिकल लीडर्स के संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि हमने यदि किसी को कह दिया कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे आप, तो वो चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये नेता हमारी वजह से सत्ता का उपभोग कर रहे हैं और हमारी वजह से ये लोग सत्ता में हैं, राजनीति में ये अपने सब ऐशो आराम पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते। और उसका उन्होंने फिर वही किया कि नेता लोगों से संपर्क में आके उन्होंने कहा कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और जब वो चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ या तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा तो वो उनके धन, बाहुबल, शक्ति बल और क्राइम, जान माल, उसके डर की वजह से चुनाव छोड़ गया या चुनाव हार गया या खड़ा नहीं हुआ। इस तरह से आज से 30 वर्ष पहले से पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन शुरू हुआ। और आज कोई भी पार्टी नहीं बची है कि जो क्रिमिनल्स को अपने साथ नहीं रख रही है या सत्ता में उनका उपभोग नहीं कर रही है, उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर रही है। और यही वजह है कि आज क्रिमिनल, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, आज बल्कि ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो यहाँ तक कहा था जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने
मोदीनगर में एक मीटिंग में कहा था, मुझे खूब याद है कि 40 मुकदमे उन पर थे क्रिमिनल क्राइम के। तो उन्होंने कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, अदालत से इन मुकदमों का क्या ताल्लुक़, जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और एमएलए बनाया है, तो मेरे क्या मतलब मुकदमों का और इन सब का। और आज आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग, चाहे वो योगी जी हों चाहे कोई और हों, सब लोग अपने लोगों के मुकदमे वापस करने के लिए एक आदेश पारित करते हैं कि सरकार इन मुकदमों को वापस ले रही है। मुजफ्फरनगर दंगे का भी मामला शामिल है, उसमें और बहुत सारे मामले शामिल हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल आया है, सुप्रीम कोर्ट का अभी दखल आया है 15 दिन पहले ही आपने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माननीयों के विरुद्ध जो मुकदमे लंबित हैं उनकी अनुमति कोर्ट से बजाय हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी कि ये मुकदमा वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से ये वर्तमान सीजेआई आए हैं तो ऐसा मुझे लगता है, एज एन एडवोकेट भी कह सकता हूँ, मैं एक नागरिक के हैसियत से भी कह सकता हूँ कि ऐसा लगने लगा है कि इस वर्तमान सीजेआई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट देश की, डॉक्टर रमन्ना के उसमें है, ये सुप्रीम कोर्ट अब लोकतंत्र के बचाने के लिए देश की बहुमूल्य जो धरोहर है उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। और अपने जजमेंट भी हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सही मायने में आम हित और जनता हित की बात करने के लिए सजग हैं और वो इस काम को कर रहे हैं। तो अब इस पे भी बात आएगी कि जितनी भी संवैधानिक प्रणालियां हैं, जितने भी संवैधानिक आपके संगठन हैं या जितने भी संवैधानिक चीज़ें हैं, उन पर भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमला हो रहा है। हमला होने से मेरा मतलब क्या है, जस्टिस बोबड़े एक पर्टिकुलर पार्टी की मोटरसाइकिल पर बैठ कर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सीजेआई पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पर बैठ कर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। नागपुर की बात जहाँ के वो रहने वाले हैं। आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। नहीं, मैं तो बोलूँगा नहीं, मैं इसलिए नहीं, आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलेंगे नहीं। हालांकि मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्या सीजेआई आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ जब से सुप्रीम कोर्ट आपका उसमें आया है, प्रैक्टिस में आया, कभी ऐसा हुआ? कभी हाई कोर्ट के जजेस ने ऐसा कुछ किया? तो ये साबित करता है कि किस तरीके से जुडिशरी आज भी दुनिया में और देश में जब कभी आदमी व्यथित होता है, परेशान होता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसके साथ दिक्कत होती है, तो वो जुडिशरी की तरफ देखता है और वो ये समझता है कि मुझे अदालत में न्याय मिलेगा। और जब अदालत में ही उसे न्याय ना मिले तो क्या होगा? सर, एक आप रिकॉर्ड के लिए, आपका जब आपकी बातचीत शुरू हुई तो आपका नाम मैंने नहीं पूछा था। डॉक्टर ओपी शर्मा एडवोकेट के नाम से मुझे जानते हैं। अच्छा, वो आपके जो मित्र थे वो कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कह सकते हैं आप मुझे। हालांकि 2019 में मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया था पार्टी ने, लेकिन वो चेंज हो गया। पार्टी के अपनी तरीके हैं और यही वजह है। देखिए, मैं बहुत दिनों बाद एक सौम्य राजनीतिक व्यक्ति से मिला हूँ जिनका कद इतना ऊंचा है कि लोकसभा का टिकट मिला, पर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हैं। अब तो शर्मा जी टिकट क्यों कट गया? थोड़ा सीधी बात उसको करते हैं आपके चैनल को, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इतना के बात कर रहा हूँ। ठीक कर, और आप किसी भी टॉपिक पे आप उससे बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल कर सकते हैं, एजुकेशनल सवाल तो सुनिए शर्मा जी। अच्छा, एक बार क्या होता है कि मुझे मतलब ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं बहुत छोटा था तब मेरे दादाजी का देहांत हो गया, 2-2.5 साल का रहा होगा। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि ईश्वर कैसे कंपनसेट करता है कि उसने कहा अच्छा तुझे बचपन में दादा की डांट नहीं मिली तो अब तू पत्रकार बन जा, तुझे फील्ड में खूब बुजुर्ग मिलेंगे जो बताएंगे भी और थोड़ा थोड़ा हड़काएंगे भी, हैं? तो चूंकि आप बुजुर्ग कहने से नाराज हो, इसी बात से नाराज होते हैं और किसी बात से नहीं, अरे नहीं, मैं तो अगल बगल के लोगों के लिए कह रहा था। आप तो नहीं होते हो ना बाबूजी, हैं? अगल बगल, हाँ। मैं आऊँगा प्रभा। हाँ, वो भी काजी है शहर के, वो भी मेरे
आते आते उन पे भी आएंगे। कहाँ सबकी मैं सब शर्मा जी मैं आ रहा हूँ माइक पे जवाब देना है। शर्मा जी, चूँकि आप बड़ा खुल के बात कर रहे हैं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, तो अब लोग प्रभावित भी होंगे कि साहब देखो हमारे देश के नौजवान बुजुर्ग कितना खुल के बात कर रहे हैं। अरे हम आपको नौजवान के साथ बुजुर्ग नहीं बोलेंगे तो घर में चाची और सब लोग नाराज हो जाएंगे। बुजुर्ग जो बोल रहे हैं इसको हटा लीजिए, नौजवान ही करें। नौजवान तो मेरे मेरठ शहर के नौजवान वकील डॉक्टर शर्मा चूँकि इतना खुल के बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो आगे के सवालों के भी खुल के जवाब देंगे। टिकट क्यों कटा? टिकट मिलना भी एक इत्तेफाक कही है आप, और कटना भी एक इत्तेफाकी कह सकते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस का जवाब है, खुला जवाब नहीं है। हमें पता है लोकसभा के ऐसा है कि नामबंदी होती है। मैं आपको बताऊं कि मेरा पॉलिटिकल लाइफ, जैसा भाई प्रभात जी ने बताया कि छात्र जीवन से रहा है। छात्र जीवन में भी मैं सतपाल मलिक जो आज गवर्नर हैं जी उनके साथ 24 दिन जेल में रहा मैं मेरठ में। क्या किया था? हिंदी बचाओ अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में। जी, किस दौर की वो बात मेरठ कॉलेज, ये 1967 और 69 की बात है। उस वक्त जब हम जेलों में रहे तब किन पार्टियों में थे आप लोग? तब हम SYS कहलाती थी, समाजवादी युवजन सभा। हाँ। और समाजवादी ये प्रसोपा या सरसोपा ये किसके साथ जुड़े हुए थे? ये आपको कभी लोहिया वाहिनी तो अभी बनाई है मुलायम सिंह जी ने। लोहियावादी तो थे, हमें इसीलिए पूछा। लोहियावादी ही थी उस वक्त। लोहियाई समाजवादी विचारधारा के सजग प्रहरी थे उस वक्त। और हम छात्र जीवन में सबसे पहले उसी समय ये आपके जनेश्वर मिश्र जी रहे होंगे। जनेश्वर मिश्र जी रहे, ये सीनियर, ये समाजवादी थे। तो हम लोग SYS से जुड़े हुए थे। हालांकि कोई मेंबरशिप वगैरह ऐसी नहीं होती थी कि कोई कागज में पर्ची कट रही हो और मेंबरशिप ली हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन SYS इसको चला रही थी। देवव्रत मजूमदार होते थे बनारस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, SP राणा होते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट। मैं यहाँ देवनागरी पॉलिटेक्निक का प्रीमियर था उस वक्त। सतपाल मलिक मेरठ कॉलेज के प्रीमियर थे। बलराम तिवारी मेरे ख्याल से रहते थे, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं सपा से बाद में, वहाँ सिद्धार्थनगर तरफ के। अच्छा, मुझे ध्यान है, मैंने लोहिया जी की एक पुस्तिका पढ़ी थी, तो वो BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं के प्रेसिडेंट थे, तो वो वहाँ भाषण देने गए थे, तो वही पूरा छपा था। मतलब बहुत सीनियर लीडर्स थे। और आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हमारे नहीं हैं जो हमारे लीडर थे उस वक्त थे। तो हम तिहाड़ में भी रहे, मेरठ जेल में भी रहे, और हमारे साथ जनसंघ के लोग भी और लोकदल के लोग भी, समाजवादी लोग भी, सब MLA वगैरह सब बंद रहे। नहीं, उसके पहले मैं 67 की बात कर रहा हूँ। तो आंदोलन में हम लोग साथ रहे। अब मेरा एक चरित्र कहिए या मेरा एक सोच कहिए या ये कहिए कि मैं बहुत जल्दी अपने संबंधों को नहीं बदलता। और मैंने राजनीतिक विचारधारा के रूप में कांग्रेस को स्वीकारा, क्योंकि मेरे फादर में तो आंख जब से खोली तो मैं कांग्रेसी था। क्योंकि मैं कांग्रेसी से मतलब मेरे फादर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे नेहरू जी के टाइम में। तो इसका मतलब है जब पैदा हुए हैं तो हेरिडिटी में जो चीज़ मिल रही है वही है ना। तो समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मानता था। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बड़ा उल्टी बात हो गई। यही बता रहा हूँ कि ये भी एक नारा हम लोग लगाते थे, प्रभात जी गवाह हैं इस बात के, कि समाजवाद आएगा, कांग्रेस लाएगी, ये सब चीज़ें नौजवान लाएगा। ये सब समाजवाद की जो आज परिभाषा आप करने लगेंगे तो कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो सबको समान रूप से, एक रूप से सब अवसर देने की विचारधारा रही है। और सबसे बड़ी विचारधारा उसकी ये है कि सभी नहीं, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं कांग्रेसी बना तब से। उसके बाद तो संजय गांधी का रिजिम आया, बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर संजय गांधी ने अपना सत्ता पर, हम यूथ कांग्रेस के लीडर थे जिस वक्त संजय गांधी। आप लोगों का भी खूब जलवा रहता होगा, हमने सुना है संजय गांधी के दौर में यूथ कांग्रेस के लोगों का ही जलवा रहता है। नहीं, संजय गांधी से पहले हमारा जलवा था। संजय गांधी से तो मेरी लड़ाई हो गई थी। क्यों? और यही वजह रही कि मुझे आज तक टिकट नहीं मिला कांग्रेस का। मेरी संजय गांधी से लड़ाई सिर्फ विचारधारा को लेकर हुई थी कि उसने मुझसे 2 सवाल पूछे। इंदिरा गांधी जब थी और 80 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था संजय गांधी ने, सफाई अभियान और ये परिवार नियोजन का अभियान। थोड़ा सा डेडलाइन गड़बड़ हो रही है। 80 में नहीं, वृक्ष लगाओ। 75 में इमरजेंसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम, फिर 5 सूत्री, उसमें ये सब था। दिया था ना।
वो जब इमरजेंसी में ये प्रोग्राम दिया, इंदिरा गांधी उस वक्त थी सत्ता में, एनडी तिवारी सीएम तो हुआ करते तो थे। यूपी के बहुत सारे युवा कांग्रेस के लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, अच्छा, और उस मीटिंग में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक सफदरजंग रोड। तो मैं लड़ाई की मतलब बात वैसी बता, लड़ाई से मतलब है कि मेरा मतभेद उनसे हाँ, हुआ। बताइए, कौन से बताइए। उनसे सीधी सीधी बात उन्होंने हमसे पूछा, जैसी सब लोगों से बात कर रहे थे, आपने कितने पेड़ लगाए? उन्होंने कहा मैंने 10 लाख पेड़ लगाए। किसी ने 10 कहा लाख? आपने कितनी नसबंदी कराई? हमने कहा साहब मैंने 2000 नसबंदी करा दी, मैंने 5000 नसबंदी करा दी, ये करा दिया, वो करा। अब मेरा नंबर आया, मैं भी ऐसे ही बैठा था जैसे आप आए और पूछने लगे, तो संजय गांधी ने पूछा आप बताइए मेरठ में आपने कितनी नसबंदी कराई? मैंने कहा 38। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये जो जब लोग कह रहे हैं ना, ये सब सही नहीं कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नसबंदी नहीं करा रहा है। आप कह रहे हैं लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा यदि नसबंदी नहीं कराई तो, बस का परमिट रिन्यू नहीं होगा कि यदि नसबंदी नहीं कराई तो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी यदि सरकारी कर्मचारी नसबंदी नहीं कराई तो ये ज़बरदस्ती वाली नसबंदी है। अपनी मर्जी से कोई नसबंदी या परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। और माइनॉरिटी में इस बात को लेकर के भारी भ्रांति फैल गई है कि जिसकी नसबंदी हो जाएगी वो मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ये हमारी पार्टी के लिए नुकसान दे रही हैं, और हमारी पार्टी का इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपका सुझाव क्या है? मैंने कहा मेरा सुझाव ये है कि आप शिक्षित करें लोगों को ये बताएं कि छोटा परिवार रखने से क्या लाभ है और बड़ा परिवार रखने से क्या दिक्कतें हैं। तो ये बताएंगे, लोगों के कैंप लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो इसका कोई लाभ होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है और बताइए। मैंने कहा और आप पूछिए जो आपको पूछना हो। तो मैंने कहा एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने कहा संजय जी, जिस दिन से आप यूथ कांग्रेस में आए हैं, आपकी गाड़ी के सामने और पीछे केंद्रीय मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की टोली चलती है ये दिखाने के लिए कि कौन आगे है और कौन पायलट कर रहा है। और यूथ कांग्रेस का जो वर्कर है, यूथ कांग्रेस का जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो बैरिकेड के पीछे खड़ा हो रहा है और झंडा हिला रहा है कि मैं यूथ कांग्रेसी हूँ। तो यूथ कांग्रेस की पहचान यदि आपको करानी है तो आप यूथ कांग्रेस के लोगों को, जो वहाँ का अध्यक्ष है, जिले में आज जाते हैं, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो पदाधिकारी है, उसको डाइस पर बिठाइए ताकि उसकी ये पहचान बने कि ये मेरठ का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। आप मेरठ गए, मेरठ में मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा आप कब आए और कब चले गए। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मैं अध्यक्ष था मेरठ का, तो मैंने कहा इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो ये सब चीज़ यहाँ के। अच्छा, कमलनाथ वाज स्टैंड ऑफ दैट टाइम ऑफ संजय गांधी, उनके दून स्कूल के साथी थे। कमलनाथ, सुझाव अच्छा है इनका, नोट कर लीजिए। और हाँ, मुझसे बोले कि आप लखनऊ चले जाइए, मैं फ़लाँ तारीख में वहाँ पूर्वांचल का गोरखपुर या कहीं जा रहा हूँ। और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते थे कि नारायण दत्त को कह दीजिए कि मैं फ़लाँ डेट में आ रहा हूँ और वो यूथ कांग्रेस के लोगों को सूचित कर दें। मैंने कहा साहब मैं दिल्ली में आपके पास बैठा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हूँ, मैं लखनऊ जाऊँ, पहले तो तिवारी जी से मिलने के लिए मैं वहाँ गुहार लगाऊंगा कि मुझे संजय गांधी जी ने भेजा है। तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है, संजय गांधी ने तुझे भेजा। भाई अरे उसे करना होता 1 सेकंड में वायरलेस कर देते, ईमेल कर देते, फला कर देते, कुछ भी कर देते। तो मैंने कहा जी मेरे जाने का कौन लाभ है? अच्छा ठीक है, हाँ भाई कमलनाथ आप सूचना दे दीजिए। मैं चला। बहरहाल जब वो आए तो जिस पे इंदिरा जी मिलती थी, क्योंकि अक्सर हम इंदिरा जी से मिलने जाते थे, देखते थे, तो उस कुर्सी पर आकर वो बैठे, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दैट वाज द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसको थोड़ा हटा लेते या जगह बदल देते होते तो चेंज हो जाता, सिनोरियो चेंज हो जाता, लेकिन इट वाज नॉट प्रॉपर। तो उनसे मेरा वैचारिक मतभेद वहाँ से हो गया। मैंने कहा ही इज़ लाइक ए डिक्टेटर इन द पार्टी, ही इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक इन दैट वे। और वो मूल्यों की भी ये मतलब परवाह नहीं करते। तो बड़ा छोटा, सीनियर जूनियर, ये सब, नारायण दत्त उसको कह दीजिए, इसको। तो मुझको उनका व्यवहार जो होना चाहिए था एक राजनीतिक नेता के रूप में, वो अच्छा नहीं लगा। और उस दिन से मैंने दूरी बना ली संजय गांधी से।
अपना काम करते रहे, वैचारिक है, अपनी बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, आपको जगह जगह जाने का, अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे हो गए थे, तो शाह कमीशन की सुनवाई, शाह कमीशन और दुनिया भर की चीज़ें थी, उन पेशियों में यूथ वो कांग्रेस के लोग जाते वो सब थे चीज़ें थी। लेकिन बाहुबल दिखाने। इंदिरा जी के प्रति हमारी जो भावनाएं थी वो हमेशा रही और आज भी हैं। लेकिन संजय गांधी से हमारी नहीं मिली, तो उन्होंने हमें अपना एक छतर सिंह उनका होता था, वो शैडो जी। या कुछ भी, वो मेरे घर पे भेजा सुबह ही सुबह कि साहब संजय गांधी देहरादून जा रहे हैं और आप देहरादून में उनके साथ एक बस भर के लेके चलिए और वहाँ अदालत में उनकी पेशी है। तो मैंने कहा, मैं खैर सोया हुआ था, वाइफ ने कह दिया कि नहीं वो तो सोए हुए हैं, क्योंकि मुझे संजय जी ने भेजा है, क्योंकि संजय गांधी से तो उनकी वैसे ही नहीं बनती, संजय गांधी ने भेजा, वो नहीं जाएंगे। मैं नहीं गया। और बहरहाल उस वक्त जो जितने भी लोग उनके साथ तोड़ फोड़ में, अदालतों में, इसमें उसमें जाते रहे, उन सबको टिकट मिले, सिर्फ मुझे टिकट नहीं मिला। उस वक्त से मेरे टिकट 3-4 बार कटते रहे, फिर 2019 कभी में किसी को मिला। कभी किसी को। और उसका रीज़न सिर्फ ये रहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और ना आज भी है। तो फिर 19 में क्या हुआ? 19 में भी यही हुआ। 19 में ये आया कि साहब राहुल गांधी और प्रियंका जी ये चाहती हैं कि बिल्कुल नई टीम बने और नए और अच्छे लोग आएँ, जो वंचित रहे हैं, उनको जो पूछा नहीं गया उन्हें पूछा जाए। तो उन्होंने जगह जगह अपने वो लोग भेजे ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर में यहाँ असम के ऑब्जर्वर थे, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस के, वो आए, कौन थे? मिस्टर राणा गोस्वामी, अच्छा। वो आए, उनसे मैं मिला। मेरे साथ मेरे बहुत सारे एडवोकेट साथी जो पूर्व अध्यक्ष थे बार एसोसिएशन के और एक्शन कमेटी के सेक्रेटरीज, वो मिले और उन्होंने उनको कहा कि साहब हम चाहते हैं कि इनको बहुत मतलब अच्छे कैंडिडेट रहेंगे, और बिरादरी का भी हिसाब देखा जा रहा था, तो बिरादरी के हिसाब से भी उन लोगों ने ये कहा कि इट विल बी ए गुड। और ये है कि चुनाव तो ये जीतेंगे ही, लेकिन चुनाव नहीं भी जीतते हैं, कोई बात होती है तो भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी। अच्छा। हाँ, इस तरह की बात हुई। फिर? और उन्होंने मेरा बायोडाटा और वो सब देखने के बाद मेरा रिकमेंडेशन किया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो वो उनकी थी, उनका मेरा नाम आ गया, टीवी पे आ गई कि साहब उनको टिकट हो गया, प्रेस आ गई, इंटरव्यू हो गए, इस तरह के इंटरव्यू न जाने कितने हो गए। और उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद लोगों ने कहा साहब आप दिल्ली चाहिए, अपना टिकट रखा लें। मैंने कहा मैं मांगने नहीं गया तो मैं रखाने भी नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। और टिकट वो बनारसी दास यहाँ में भी कभी मुख्यमंत्री होते थे, उनका लड़का हरिंदर यहाँ रहते हैं इसमें गाजियाबाद में, हरिंदर मलिक, हरिंदर अग्रवाल। अग्रवाल। हाँ, जबकि ये वो बाबू बनारसी दास बाबू बनारसी दास के अखिलेश दास बेटे के बेटे पिता। बेटे 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 उनके बेटे, अखिलेश के भाई, हाँ, मैंने कहा ना अखिलेश बाबू हाँ, बनारसी दास अखिलेश के पिता भाई। थे, ये अखिलेश के भाई, हाँ। उनको टिकट दे दिया गया। और वो नगमा यहाँ चुनाव लड़ने आई थी बॉम्बे से, उनको तो मिली थी 43,000 हाँ, वोट कांग्रेस 2014 में आई से थी। 2016 में, और उसके बाद इनको मिली 34,000 वोट। तो क्योंकि एक भी बनिया या किसी वेस्ट ने इनको वोट नहीं तो किया, राजेंद्र कुमार साहब। तो चलिए, आपने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई।